फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारदा अकेडमी बाय सविता वर्मा। पिछले वीडियो तक अपन ने जो स्केलेटन सिस्टम था वो कंप्लीट कर लिया। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक अपना है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र स्टार्ट करेंगे और एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे, उसी लेवल को लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का बना एक ऐसा जाल जिसके अंदर सोचने की, समझने की, संदेशों को भेजने की, मैसेज को लेके जाने की ये सभी क्षमता होती है। वो क्या कहलाता है? वो एक नर्व्स का एक जाल होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही कहते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? आ जाए कि तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई किसे कहा जाता है? ये कहते हैं किसको? ये कहते हैं तंत्रिका कोशिका को, तंत्रिका कोशिका को, या फिर तंत्रिका कोशिका को ही बोलते हैं क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन भी मिल सकता है ऑप्शन में आपको और तंत्रिका कोशिका भी मिल सकता है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई और तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है और क्या कहते हैं उसे? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका नाम है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे न्यूरॉन कहते हैं। वही बात है, न्यूरॉन आ जाए ऑप्शन में या फिर तंत्रिका कोशिका आ जाए। मानव शरीर की ये क्या होती है? सबसे लंबी। लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर होती है। लगभग इसकी लंबाई कितनी होगी? 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें, आए कि मानव शरीर की कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, यानी जितना विभाजन करना होता है वो जन्म से पहले हो जाता है, जन्म के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। तो जन्म के बाद तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है, कोई भी विभाजन नहीं होता है। ठीक है, जितना विभाजन होना होता है वो जन्म से पहले हो जाता है, जन्म के बाद इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। और जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम है, उसका जो अध्ययन होता है वो किस शाखा में करते हैं? तो कौन सी शाखा में तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है? तो उस शाखा का नाम है क्या? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में और किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक नेफ्रोलॉजी होती है। नेफ्रोलॉजी है वक्र से संबंधित, जो अपन वक्र में पढ़ेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है? नर्व्स से संबंधित है, तंत्रिकाओं से संबंधित है। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तंत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे। ये मैंने आपको बताई नॉर्मल जो क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में मैं नर्वस सिस्टम को अच्छे से स्टार्ट करूंगी कि कैसे कितने भागों में बटा हुआ है, मस्तिष्क किस में आता है, कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग है, कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है। उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको 3 भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है कौन सा? तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या फिर इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या शॉर्ट में बोलेंगे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे बोला जाता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर PNS। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या फिर इसे बोला जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS। ये आप इनके शॉर्ट नाम याद रखोगे, ठीक है। अब इसके बाद में कौन से में और क्या क्या भाग आते हैं। अपन केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसमें मुख्य दो भाग पढ़ेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भागों को पढ़ेंगे, एक तो किसे पढ़ेंगे, एक तो मस्तिष्क को पढ़ेंगे और एक किसे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मेरु रज्जु को। मस्तिष्क और जो मेरु रज्जु है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में अपन भी दो चीजें पढ़ेंगे। इसमें आती है तंत्रिकाएं, एक तो होती है कपालीय तंत्रिकाएं और एक होती है मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। वो दोनों किससे संबंधित हैं, वो दोनों है परिधीय तंत्रिका तंत्र से। वो किससे हैं, कपालीय तंत्रिकाएं, और दूसरी है कौन सी, दूसरी है मेरु रज्जु तंत्रिकाएं, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। इन दोनों, ये दोनों तंत्रिकाएं आएंगी परिधीय तंत्रिका तंत्र में। तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको भी कितने भागों में बांटा गया, इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक तो कौन सा, अनुकंपी, अनुकंपी तंत्र में, और एक दूसरा है परानुकंपी। एक तो है अनुकंपी तंत्र और दूसरा है कौन सा, परानुकंपी। इन दो भागों में इसको डिवाइड किया गया। देख लेते हैं एक बार दोबारा। जो तंत्रिका तंत्र है उसको तीन भागों में बांटा गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसे भी दो भागों में बांटा गया, मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बारे में पढ़ेंगे इसमें अपन। अगर परिधीय तंत्रिका तंत्र है तो उसमें कपालीय तंत्रिकाओं और मेरु रज्जु तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक एक को स्टेप वाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, मस्तिष्क की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क का अध्ययन किस में किया जाता है, कितना इसका वेट होता है, कितना इसका आयतन होता है, और सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है, सबसे कम किसमें होती है, कितने इसके भाग होते हैं, कौन सा बुद्धि का चतुराई का अंग होता है, कौन सा संतुलन करता है। तो ये सभी क्वेश्चन अपन मस्तिष्क के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मस्तिष्क। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसे, मस्तिष्क को, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के अंदर भी बहुत सारी नर्व्स होती हैं, तो ब्रेन से संबंधित जो अध्ययन है उसे भी क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि नर्व से मिलकर बना है। तो ब्रेन से संबंधित जो शाखा होती है वो क्या कहलाती है, वो न्यूरोलॉजी कहलाती है। और जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहीं पूछ लिया जाता है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो ये है, ये 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है। 1300 से लेकर कितना ग्राम, 1400 ग्राम। 1350 भी मिल सकता है, 1300 भी, 1400 भी, ऑप्शन पे डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का आयतन कितना होता है। आयतन कितना होता है, आयतन होता है 1300 सीसी। मानव मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, 1300 सीसी। ये इकाई है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आयतन के बाद में आ जाए कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। मानव शरीर के शरीर में और सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस अंग में होती है, तो सबसे अधिक होती है किसमें, लीवर में। यानी रीजनरेशन का मतलब क्या है, पुनरुद्ध भवन का। पुनरुद्ध भवन से मतलब है कि अगर कोई चीज है वो क्षतिग्रस्त हो गई तो जल्दी अपने आप में मतलब सुधार कर लेती है, वो ठीक हो जाए, जल्दी से उसका पुनः निर्माण हो जाए। पुनरुद्ध भवन से मतलब है दोबारा से उसका बनना। जैसे छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो उसमें क्या हो जाएगा, दोबारा से रीजनरेशन हो जाएगा, दोबारा से वो क्या कर लेती है, नई छिपकली की पूंछ आ जाती है। उसी प्रकार यानी नई सेल्स बनकर उसको रिपेयर कर देंगी, उस घाव को भर देंगी। तो सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता, सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता
होती है तो वो किस अंग में होती है? वो होती है यकृत में, यानी लीवर में होती है। सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता लीवर में, लगभग 21 दिनों में ये अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब पूछ ले कि सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता, सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस अंग में होती है? तो सबसे कम किस अंग में होती है? सबसे कम होती है मस्तिष्क में। सबसे, अगर दिमाग की चोट लग जाती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है, यानी सबसे कम रीजनरेशन किसमें पाया जाएगा? मस्तिष्क की सेल्स में पाया जाएगा। वो अगर डैमेज हो जाती है तो, क्योंकि उसमें कौन सी है? विभाजन करने वाली नर्व सेल्स है, और नर्व सेल्स आपने पढ़ी कि ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें जन्म से पहले विभाजन हो जाता है, जन्म के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। और रीजनरेशन के अंदर भी क्या है? विभाजन के द्वारा क्या किया जाता है? उस सेल्स का निर्माण करके उस घाव को भरने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम किसमें हो गई? मस्तिष्क में। ठीक है, एक वर्ड आता है कि EEG। EEG किससे संबंधित है? EEG किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? मस्तिष्क से। EEG किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन ये हुआ कि किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। फिर पूछ लिया जाता है कि मतलब कैसे, क्या है? EEG के अंदर क्या किया जाता है कि मस्तिष्क के अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका EEG करवाया जाता है, मतलब उसको जो बीमारी के थ्रू, और इसके अंदर एक ग्राफ है, कंप्यूटर के थ्रू एक ग्राफी निरूपण के द्वारा उस बीमारियों का आलेखी निरूपण किया जाता है। ठीक है, EEG क्या है? पूरा नाम देख लें तो क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ बोल दो, ग्राफी बोल दो। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारी होती है उसका नाम होता है क्या? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आ जाए कि मानव मस्तिष्क से संबंधित बीमारी का नाम क्या है? तो मानव मस्तिष्क से संबंधित बीमारी कौन सी है? मेनिंजाइटिस। ये किससे होती है? ये जीवाणु और विषाणु दोनों से होती है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो मस्तिष्क की झिल्लियां होती है, मस्तिष्क की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। मस्तिष्क की मेम्ब्रेन को 3 मेम्ब्रेन होती है, वो तीनों मिलकर एक आवरण बनाती है जिसको बोलते हैं क्या? मेनिंजेस। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाला आवरण कौन सा होता है? उसका नाम है मेनिंजेस। इस मेनिंजेस के अंदर 3 झिल्लियां होती हैं। वो झिल्लियां कौन कौन सी होती हैं? यानी सबसे बाहरी झिल्ली, मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? ड्यूरोमेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्यूरोमेटर। ठीक है, और मस्तिष्क की मध्य झिल्ली क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एरेक्टोनोइड। क्या कहलाएगी? एरेक्टोनोइड कहलाती है। और मस्तिष्क की जो सबसे आंतरिक झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे पायामेटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पायामेटर। और ये तीनों झिल्लियां मिलकर क्या बनाती है? मेनिंजेस बनाती है, जो कि मस्तिष्क का आवरण होता है और मस्तिष्क को क्या करेगा? सुरक्षित रखने का कार्य करेगा। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। मानव जो मस्तिष्क है उसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसका भार कितना होता है? 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक इसका क्या होता है? वेट होता है। आयतन कितना होता है? आयतन होता है 1300 सीसी। सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? तो सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। EEG किससे संबंधित होता है? EEG किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है, और मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। इसमें ये जीवाणु और विषाणु दोनों के संक्रमण से होता है। इसमें मस्तिष्क की झिल्लियों में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। और मस्तिष्क की जो झिल्लियां होती है उनके 3 नाम है। 3 झिल्लियां होती हैं, तीनों मिलकर एक आवरण बनाती हैं। उस आवरण को कहते हैं क्या? मेनिंजेस। और जिसमें सबसे जो बाहरी आवरण होता है उसे कहते हैं ड्यूरामेटर। बीच की जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं एरेक्टोनोइड। और जो सबसे अंतिम यानी आंतरिक झिल्ली होती है उसे कहते हैं पायामेटर। ठीक है।
तो आज अपन नर्वस सिस्टम को इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे ब्रेन अभी बचा हुआ है, मस्तिष्क के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद।